चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी नया टॉपिक है आज, दैट इज डिमांड्स एंड रिकवरी। पेज नंबर 191 है आपके नोट्स में। सेक्शन नंबर 73 से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। प्रैक्टिकली चैप्टर के सब सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, सम्स भी आ सकते हैं, कुछ वैसा डेटा आपको मिलेगा। 73, 74, 74 कैपिटल ए, ये सब सेक्शंस काम के हैं। और फिर पीछे के सेक्शन जो है वो इन्फॉर्मेटिव है, बट ऐसा नहीं पूछते नहीं। अभी रिसेंटली इस पेपर में आया था सेक्शन 77, लास्ट एग्जाम में पूछा था, तो आपको टॉपिक्स तो मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले के 3 सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है टेक्निकली, तो उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। 73 वर्सेस 74, एक तो अपडेट वाला पार्ट है जिसमें ध्यान रखना है। जो सेक्शंस है 73 एंड 74, वो अब इस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल नहीं है। इन दोनों के बदले जो है नया सेक्शन ये लेके आ रहे 74A, काइंड ऑफ इन दोनों को कंबाइन कर दिया और अब एक ही सेक्शन के अंदर दोनों कंडीशंस कवर कर दी। पहले 2 सेक्शन अलग अलग थे। ये 2 सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी जो है FY 23-24 तक है, जैसा यहाँ पे इन्होंने बोला है। उसके बाद से 1 अप्रैल 2024 से जो फाइनेंशियल ईयर आया उससे नया वाला सेक्शन जो है वो अप्लाई हो गया। बट क्योंकि अभी भी ये सेक्शंस का रिलेवेंस है, इसलिए सिलेबस में पढ़ा रहे हैं। 2-3 साल के बाद ये सेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। फिर वो टाइमलाइन के हिसाब से इसकी रिलेवेंस नहीं रहेगी, फिर एक ही सेक्शन चलने वाला है। बट अभी क्योंकि रिलेवेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा वैसा है। अब 73 बोल क्या रहा है वो टाइटल आप पढ़ो, टाइटल में काफी कुछ है। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पर्टेनिंग टू द पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 where tax is not paid, short paid, erroneously refunded, or ITC is wrongly availed or utilized for any reason other than fraud or willful misstatement or suppression of facts। आपने जीएसटी जो है या तो वो पे नहीं किया, नॉट पेड, या फिर आपने जीएसटी कम पे किया जितना पे करना बनता था। आपने रिफंड क्लेम किया, एरनियसली आपने ज्यादा रिफंड क्लेम कर लिया। आईटीसी जो होता है उसका ओवर यूटिलाइजेशन कर लिया या अवेलमेंट कर लिया। बट ये सब गलती से हुआ है, जानबूझ के आपने नहीं किया। दिस इज एरर एंड दिस इज नॉट फ्रॉड, देन यू आर कवर्ड अंडर सेक्शन 73। 73 में आपको एक शो कॉज नोटिस आएगा। प्रोसीजर बता रहा हूँ। शो कॉज नोटिस का मतलब होता है कि आपको रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताओ नोटिस, हिंदी में ऐसा बोलते हैं। शो कॉज नोटिस कि क्यों हम आपके खिलाफ एक्शन ना ले। इन शॉर्ट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे बोलने की कि भाई हमने सिस्टम में जब चीजें चेक की, आपके रिकॉर्ड चेक किए, तो हमें पता चला कि आपने जीएसटी में गलतियां की है और अब हम आपसे रिकवरी क्यों ना करें उसके आप रीजन दो। अगर आपके पास कोई जेन्यून रीजन है तो आप बता सकते हो। दैट इज अ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस का रिप्लाई आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर देना होगा। उस रिप्लाई के बेसिस पे इवेल्युएशन होगा और फाइनल असेसमेंट होगा कि क्या करना है। अगर ये डिसाइड होता है कि नहीं, इनसे जीएसटी की रिकवरी करनी बनती है, तो आपको एक डिमांड नोटिस आएगा। अब शो कॉज नोटिस और डिमांड नोटिस में फर्क है। शो कॉज नोटिस में आपसे रीजन पूछा जा रहा है कि हम आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना ले, इसका आप रीजन दो। और डिमांड नोटिस में ऐसा है कि भाई हमने फैसला कर लिया है, इतना पैसा आपको इतने दिन में जमा करवाना है। अब आपने अगर वो डिमांड नोटिस को ऑनर नहीं किया टाइमली, तो फिर हम वसूली करेंगे, रिकवरी। इसमें टॉपिक का नाम है डिमांड एंड रिकवरी। तो पहले शो कॉज नोटिस, बोलने की अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टिगेशन, डिमांड नोटिस, पेमेंट कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो रिकवरी। अब रिकवरी करने के लिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को सील करेंगे, उसको बेचेंगे, ऑक्शन करेंगे, पैसा वसूल करेंगे और आपके खिलाफ केस चलाएंगे। तो मैटर जो है वहां तक जा सकता है। अब जितना जल्दी आप ये चीजों को सॉर्ट आउट कर लो उतना अच्छा है। जितना लेट करते जाओगे ना, लेवल बढ़ता जाएगा और आपके लिए परेशानी बढ़ती जाएगी। ये सिंपल सा इनका पोलाइट तरीके से आपको धमकी दे रहे हैं, प्यार से, कि भाई जो हम बोल रहे हैं चुपचाप पैसे दे दो, नहीं तो फिर एक एक लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। ये वैसी बात है। अब 73 वर्सेस 74 की बात करें तो 74 में भी सिचुएशन सेम ही है। यहाँ पे भी नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरनियसली रिफंडेड, वो सब ही चलेगा। लेकिन जो उसका रीजन है दैट इज फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, जान पूछ के आपने ऐसा किया। 74 का एक बार टाइटल पढ़ो सिर्फ। हेलो।
हाँ बोलो, टाइटल पढ़ा आपने? पूरा सेम ही है, खाली वो फ्रॉड और एरर का फर्क है। 73 इज फॉर एरर, इट इज फॉर मिस्टेक, एंड 74 इज इन केस ऑफ फ्रॉड। जहां आपने जानबूझ के ऐसा किया है वहां 74 आएगा, गलती है, कैलकुलेशन एरर है, ऐसा कुछ है तो 73 आएगा, ये डिफरेंस रहेगा। अब दो सेक्शन अलग अलग बना दिए तो कुछ डिफरेंस भी तो होगा। अब मेन बात ये है कि एक कंसेप्चुअल चीज है, एरर को ढूंढना इजी है या फ्रॉड को ढूंढना इजी है? एरर जल्दी डिटेक्ट होगा या फ्रॉड? एरर। फ्रॉड सोच समझ के किया होता है, एरर तो बाई मिस्टेक हुआ होता है ना। आपसे गलती हुई है, आपको खुद को कहाँ पता है गलती हुई है, तो कोई भी चेक करेगा तो जल्दी दिख जाएगा, अरे यार मेरे को पता नहीं था, सॉरी मैंने ऐसा कैलकुलेट कर लिया, तो छुपाया नहीं है, ये गलती हो गई है, वैसा है। तो कोई भी वैल्यू, शायद आप खुद भी अपना काम फिर से चेक करोगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा। हाँ, अपना काम बार बार चेक करते नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन अपना अपना किया हुआ काम कोई फिर से चेक करे तो शायद उसको मिस्टेक जल्दी मिल जाए, वैसा है। अब फ्रॉड में क्या होता है ना, मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी को पता चले कि ऐसा हुआ है, तो मैंने बहुत सोच समझ के ट्रांजेक्शन्स को प्रेजेंट लीगल तरीके से किया होगा, पीछे कुछ और चल रहा होगा। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब एरर ट्रेस आउट करना होता है तो जल्दी हो जाता है। तो सेक्शन 73 में जो डिपार्टमेंट को टाइम दिया गया है टू ट्रेस एन एरर एंड टेक एक्शन, वो टाइम कम दिया गया। लेकिन फ्रॉड वाले केस में उनको टाइम ज्यादा दिया गया बिकॉज पता है कि ढूंढने में टाइम लगता है, और फ्रॉड बहुत जल्दी नजर नहीं आते। आप रूटीन चेकिंग करते हो रिटर्न्स का तो भी फ्रॉड बहुत जल्दी नजर नहीं आते। एरर तो क्या, डिपार्टमेंट आपका रिटर्न रेक्टिफाई करेगा, तुरंत सामने आ जाएगा। तो इसलिए शो कॉज नोटिस इशू करना, एडजुडिकेशन करना, एक्शन लेना, उसमें जो टाइम लिमिट्स हैं 73 में कम है, 74 में ज्यादा है। तो ये सारी टाइमलाइन हमें समझनी है, वैसा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एरर हुआ है तो आपका इंटेंशन तो था नहीं, लेकिन अब एरर हो चुका है, बाद में आपको खुद ही रियलाइज हो गया कि यार ये तो गिनती में अपन ने मिस्टेक कर दी है, बाद में एकदम से स्ट्राइक हो गया, यार ये पिछले साल जो गिना था उसमें तो अपन ने वैसे गिना था। अब रियलाइज हो गया है, अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट? दो ऑप्शन है, या तो भाई किसी को अभी तक पता तो चला है नहीं तो बोलने का मतलब नहीं, सामने से जाके क्यों बोलना है कि हमने गलत गिना है, जानने दो ना, डिपार्टमेंट से इंक्वायरी आएगी तब देख लेंगे, बोलेंगे हमें नहीं पता था। एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन आपने सोचा कि यार देख, पंगे में पड़ना नहीं है, अपना बड़ा बिजनेस है, कॉर्पोरेट कंपनी नाम है, कल को फिर मीडिया में आएगा और कोई बोलेगा हमने जीएसटी की चोरी की है तो अपनी गुडविल खराब होगी। एरर हुआ है ना, जानबूझ के तो किया नहीं है, सामने से जाके बता देते हैं जो पैसा बाकी है वो आज भी देना है, कल भी देना है, पे कर देते हैं और खत्म करते हैं। अब देखो, जितना भी ये डिले हुआ पेमेंट करने में एरर की वजह से ही, आप भले बाद में पे करने जाओ तो डिपार्टमेंट क्या रिएक्शन देगा, पैसे लेगा आपसे या नहीं लेगा? आप सामने से कहे सर वो जीएसटी में थोड़ा कम पेमेंट कर दी थी, अब बाकी के पैसे देने आए। अब जीएसटी वाले बोले नहीं नहीं, आपने सामने से बता दिया, ये बहुत बड़ी बात है, पैसे वैसों की जरूरत नहीं, जाओ चलेगा, ऐसा होगा? पैसे तो मांगेंगे आपसे, वो तो इम्प्लाइड सी बात है। अच्छा, और ऊपर कुछ पेनल्टी, क्रिमिनल एक्शन, कोर्ट केस, जेल जाना पड़ेगा, होगा वो सब? आप सोचो, आप सामने से अपनी गलती बताने गए हो कि बाई मिस्टेक हमने पैसे कम भर दिए थे, जो डिफरेंस का अमाउंट है ले लो, आप पे क्रिमिनल एक्शन हो गया, कोर्ट केस हो गया, 6 महीने की जेल हो गई, क्या रिएक्शन होगा आपका? बोले मैं, मेरी बुद्धि खराब थोड़ी, मैं सामने से जाऊंगा जेल जाने के लिए, एक तो गलती सुधारने गया, ऊपर से मेरे को जेल में बंद कर दिया। आप सबको जाके बोलोगे गलती से इनको बताना मत कि कभी कोई मिस्टेक हो भी जाए ना, इनके सामने रिवील करना ही मत, क्या फायदा हुआ? सामने से अच्छाई दिखाने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसमें ऐसे ही है, अगर आप सामने से जाके डिक्लेयर करना चाहो तो भी कर सकते हो, उसमें फिर क्या ये लोग पेनल्टी नहीं लगाते, इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे, देखो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो तो होने ही वाला है, लेकिन पेनल्टी नहीं लगाते। उसके बाद अगर शो कॉज नोटिस आने के बाद कुछ दिन में आप पैसे दे दो तो भी इंटरेस्ट लेंगे, पेनल्टी नहीं लेंगे, थोड़ा लेट करोगे थोड़ी सी पेनल्टी लेंगे, ऐसे कैसे जितना आप डिले करोगे ना उतना आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा, बट जल्दी जाके पे ऑफ कर दोगे तो सस्ते में काम हो जाएगा, वैसा यही सिचुएशन यहाँ पे 73 में आपको दिखेगी। अब सेक्शन देखते हैं, उसकी टाइमलाइन शुरू करते हैं समझना, तो आपको बात समझ आएगी। देखो, थियरी में जो कुछ लिखा है वो एनालिसिस है। सेक्शन 73 मैंने पूरा आपको बैरेट का नहीं दिया हुआ है, 11 सब सेक्शन है और 3-4 पेज का सेक्शन है, और इतना डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं, अपने को स्टोरी चाहिए, सेम लैंग्वेज नहीं चाहिए, स्टोरी आपको ये पूरा एनालिसिस में दिख जाएगी। यही स्टोरी का नेक्स्ट पेज पे आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो। स्क्रीन बंद कर दो। चलो, हाँ, तो यहाँ पे देखो सेक्शन 73 को लेकर ना टेबल दिया हुआ है, पेज 192 पे आपको मिलेगा। इसमें क्या बोला है, ड्यूज पेड बिफोर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। अभी तो सरकार को पता भी नहीं चला है कि आपने गलती की है गिनने में, आपको पहले पता चल गया, तो आपने क्या किया, सामने से जाके पहले पूरे पैसे भर दिए,
अब इसमें कोई पेनल्टी तो लगानी भी नहीं चाहिए ना, कोई गलती अपनी सामने से मानने आया है, डिपार्टमेंट को ढूंढना भी नहीं पड़ा, तो भाई वो जेन्युइन पर्सन है तभी तो मानने आया, बेफालतू में क्यों आएगा। तो इसमें पेनल्टी लगाना ठीक नहीं है और पेनल्टी लगाई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, देखो वो तो इम्प्लाइड है, वो नहीं भी लिखा है तो अंडरस्टूड है और सेक्शन में मेंशन तो है ही। दूसरा बोला है ड्यूज आर पेड विद इन 30 days ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, ठीक है। शो कॉज नोटिस आया है, मतलब डिपार्टमेंट को पहले पता चला है कि आपने गलती की है, तो उन्होंने आपको नोटिफाई किया, और जैसे ही शो कॉज नोटिस आया आपने बोला सर ठीक है हमारी मिस्टेक है, हमको पता नहीं था, 30 days के अंदर अंदर आपने पूरा ड्यू क्लियर कर दिया, टैक्स एंड इंटरेस्ट पे कर दिया, बोला नो पेनल्टी, ठीक है, आप जेन्युइन असेसी हो, नो पेनल्टी। फिर बोला ड्यूज आर पेड आफ्टर 30 days ऑफ इशुएंस ऑफ द डिमांड ऑर्डर, आपको ऑर्डर आ गया भाई पैसे दे दो, उसके 30 दिन तक आपने पैसे नहीं दिए, उसके बाद पे किया, अब ये थोड़ा सा गलत हो गया, टाइम टू टाइम पे कर देना चाहिए था, तो टैक्सेस और इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, साथ में पेनल्टी भी लगाएंगे थोड़ी बहुत। पेनल्टी कितनी है, 10% ऑफ योर टैक्स ड्यूज और ₹10,000 विच एवर इज हायर, ये पेनल्टी का अमाउंट है, ठीक है। और इन एनी अदर केस पेनल्टी वही रहेगी 10%, फिक्स है। बोलो बात समझ आ रही। अब ये हो गई पेनल्टी वाली बात, बाकी प्रोसीजर की बात भी समझ लेते हैं। शो कॉज नोटिस इशू कब तक कर सकते हैं, मैटर कब तक सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, वो सारी बातें हैं, और इसके लिए आपको नीचे एक इलस्ट्रेशन भी दे रखा है, वो भी देख लेते हैं, और जो प्रोविजंस है उसमें से आपको पहले टाइम लिमिट्स बता देता हूँ। आगे थियरी में मेंशन है, हाँ आगे जो थियरी में एनालिसिस है ना उस पर आ जाओ, उसमें देख लो और थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ड्यूरेशन से फिर बाद में याद नहीं रहेगी। पहली टाइम लिमिट उन्होंने ऐसी बोली है कि जो एडजुडिकेशन का प्रोसेस है वो 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और वो भी कब से, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। मैं थोड़ा इसको सिंपल करता जाता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजिंग लगेगा। अपने एग्जांपल ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, जो एरर है वो इस साल में हुआ है, FY 22-23 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 आपका एंड होगा 31 मार्च को, सही है। इसकी एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट कौन सी थी, नवंबर थी या दिसंबर, ईयर एंड पे, वो तो 16 सबसेक्शन 4 ITC वाला पॉइंट। तो दिस इज द लास्ट डेट टू फाइल एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ये लोग बोल रहे हैं यहाँ से 3 साल, यहाँ से 3 साल के अंदर, मतलब 31 दिसंबर 2026। देखो डेट अभी तक गई नहीं है, इसलिए सेक्शंस अपने को पढ़ने पड़ रहे वैसा। और ये तो मैंने 22-23 का एग्जांपल लिया है, मैं 23-24 लेता तो ये 1 साल और आगे तक जाती वैसे। यहाँ पे बोला गया है कि एडजुडिकेशन कंप्लीट करने के लिए डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम है। एडजुडिकेशन का मतलब पूरा केस सेटल करना और जो भी फाइनल ऑर्डर इशू करना है वो। अब बात आती है कि शो कॉज नोटिस कब इशू करना पड़ेगा। शो कॉज नोटिस इससे पहले इशू करना पड़ेगा, इसके बाद इशू करेंगे तो चलेगा, पहले करना पड़ेगा ना। पहले शो कॉज नोटिस आएगा, फिर आपको बोलने का मौका मिलेगा, फिर वो लोग इवैल्यूएशन करेंगे, फिर डिमांड ऑर्डर इशू करेंगे, ये सब चीजें होंगी ना। तो बोला शो कॉज नोटिस कब इशू करना पड़ेगा, वो डेडलाइन कैसे समझ में आएगी। तो इसमें एक कंडीशन दे रखी है, ये जो आपका 3 years वाली डेडलाइन है ना, इसके 3 महीने पहले, 3 months बिफोर, तब तक शो कॉज नोटिस इशू हो जाना चाहिए। तो इस केस में आपकी डेडलाइन के हिसाब से डेट आएगी 30 सितंबर 2026, लास्ट डेट फॉर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। थियरी में बात कहाँ लिखी है देख लूंगा। 4th point, the show cause notice is required to be issued at least 3 months prior to the time limit set for filing the annual return. बोलो बात समझ आई। 2 कंडीशन है, जिस पर्टिकुलर ईयर का मैटर, उस पर्टिकुलर ईयर की जो एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट होती है वो रेफरेंस है, वहां से 3 साल के अंदर अंदर पूरा मैटर सॉल्व हो जाना चाहिए। सो दिस इज द टाइम लिमिट फॉर एडजुडिकेशन, ये बोला है। और जो शो कॉज नोटिस इशू होना है वो इसके पहले इशू होना चाहिए, कहां तक, इस डेट तक, 3 months प्रायर टू द लास्ट डेट फॉर एडजुडिकेशन। पूरा केस जो निपटाना है ना वो यहाँ तक खत्म हो जाना चाहिए।
तो शो कॉज नोटिस पहले इशू करोगे, उसके बाद एसएससी को रिप्लाई करने का टाइम दोगे, उसके रिप्लाई का इवैल्यूएशन करोगे, फिर नोटिस इशू करोगे ना, तो उसके बीच में कुछ तो टाइम डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट को बोला भाई ये डेट तक आप लास्ट शो कॉज नोटिस इशू कर देना, इससे लेट मत करना, नहीं तो फिर आपके पास ही टाइम नहीं बचेगा। आपने मान लो इसके 2 दिन पहले शो कॉज नोटिस इशू किया, एसएससी जवाब दे तब तक डेडलाइन खत्म, तो आइडियली ना इस तारीख के बाद डिपार्टमेंट कोई रिकवरी नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम वो है, ये डेट निकल जाने के बाद नो एक्शन, नो एक्शन मतलब नो रिकवरी, नो रिकवरी। लॉस किसका होगा? डिपार्टमेंट का ही होगा ना। ये 3 इयर्स वाले टाइम लिमिट को दूसरे तरीके से अगर अपन समझे तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 3 साल पुराने केस रीओपन हो सकते हैं, उससे पुराना केस रीओपन नहीं हो सकता। आइए बात समझ में, हो या 3 इयर्स रिवर्स जाके। तो इन शॉर्ट 31 दिसंबर 2026 तक FY 22-23 का केस ओपन हो सकता है, या इस डेट तक शो कॉज नोटिस भेजा जा सकता है। अगर इससे लेट हो गया तो FY 22-23 का कोई एरर सामने आता भी है, डिपार्टमेंट कोई एक्शन ले भी नहीं पाएगा, पता होते भी कोई एक्शन नहीं ले पाएगा क्योंकि डेडलाइन जा चुकी है। बात समझे? क्लियर हो? तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से होता है कि कोई भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का मैटर हो तो शो कॉज नोटिस कब तक भेजना है और एडजुडिकेशन खत्म कब तक करना है। हाँ भेज सकते हैं, इसके पहले कभी भी भेज सकते हैं, चलेगा। इस डेट से लेके इस डेट के बीच में ये जो पूरा टाइम फ्रेम है ना, इसके बीच में कभी भी नोटिस भेज सकते हैं, ये डेडलाइन है, इसके बाद नहीं भेज सकते, यहाँ तक कभी भेजो चलेगा। ऐसा इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें 2017-18 का एग्जाम्पल लिया हुआ है, मैंने आपको 22-23 का एग्जाम्पल दिया, बाकी सेम ही बात है। बोलो कुछ कंफ्यूजन समझ आए? अब ये सेम चीज अगर हम बात करें फ्रॉड वाले केस में, इसके साथ ही ले लेते हैं, एरर के बदले फ्रॉड, सेम ईयर, डेडलाइन में क्या फर्क आएगा वो समझना। 3 इयर्स के बदले हो जाएगा 5 इयर्स, तो ये 2026 के बदले हो जाएगा 28। ठीक है, चेंजेस जो है ब्लू में लिख रहा हूँ। शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए 3 मंथ्स के बदले हो जाएगा 6 मंथ्स बिफोर, और ये डेट हो जाएगी 30 सितंबर के बदले 30 जून। बोलो, दोनों चीजें समझ आई, कंपैरिजन क्लियर हो रहा है। तो एक एरर के लिए सेक्शन है जैसे 73 और ये फ्रॉड के लिए है 74, एंड दिस बोथ दी सेक्शंस आर एप्लीकेबल ओनली अप टू FY 23-24। 24 के बाद से इन दोनों का कंबाइंड सेक्शन आ गया नया वाला जो है 74A। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो अपने उसके ऊपर करने वाले हैं। एक पॉइंट पेंडिंग है 74 की पेनल्टीज, वो अपन ने डिस्कस नहीं किए अभी, तो मैंने आपको 73 एंड कराया और 74 की टाइमलाइन कंपेयर कराई। अब 74 सेक्शन में क्योंकि फ्रॉड है तो वहां पे पेनल्टी तो बनती है, कोई भी केस में पेनल्टी बनती है, बड़ी कॉमन सेंस वाली चीज है। अच्छा आपने फ्रॉड किया, डिपार्टमेंट को पता नहीं चला अभी तक, आप सामने से चले गए, सर वो फ्रॉड किया था,
अब ऐसे पछतावा हो रहा है, तो जो पैसे है वो ले लो। बोले हमको खाली ऐसा एडवेंचर करना था कि जीएसटी डिपार्टमेंट को उल्लू बना के दिखाया, अब बहुत मजा आया, मन भर गया, आप पैसे ले लो। और डिपार्टमेंट बोलेगा ये क्या कोई खेलने की चीज़ है क्या, हमारे साथ फ्रॉड करके खुश हो रहे हो, प्राउड फील कर रहे हो कि देखा अपने डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बनाया, तो अब इसके पैसे लगेंगे। अब यहाँ पे आपको अगर सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट लेके छोड़ दिया तो फिर इसका गलत एग्जाम्पल सेट होगा, तो कुछ तो पेनल्टी आपके ऊपर लगानी पड़ेगी। वैसा है, अब आप सामने से आए हो तो पेनल्टी कम है, आप शो कॉज नोटिस के बाद तुरंत आ गए तो पेनल्टी थोड़ी ज़्यादा है, फिर डिमांड ऑर्डर इशू करने के बाद भी आप नहीं आ रहे हो तो पेनल्टी बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात है। तो पेनल्टी का टेबल आपको 194 पे दिखेगा। बोला अगर शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले आप सामने से चले गए तो टैक्स और इंटरेस्ट तो देना ही है, पेनल्टी लगेगी 15%। 15% किस पे, जितना आपका टैक्स का अमाउंट ड्यू है उस पर। इंटरेस्ट पे पेनल्टी नहीं लेते, इंटरेस्ट इज ऑलरेडी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर उस पर पेनल्टी लगा देंगे तो थोड़ा लॉजिकल नहीं है। जो मेरा पैसा देना बाकी है उस पर पेनल्टी लो, जो पैसा देना बाकी है उसमें जो डिले हुआ है उसका ब्याज तो आप ले ही रहे हो ना, फिर ब्याज पे भी पेनल्टी लगा दी, डबल नहीं हो गया वो। इंटरेस्ट इज ऑलरेडी अ काइंड ऑफ अ चार्ज और उसके ऊपर और चार्ज, तो वो नहीं होता है। तो यहाँ पे बोला है कि 15% ऑफ द टैक्स ड्यू। फिर बोला है कि शो कॉज नोटिस इशू हुआ, मतलब डिपार्टमेंट को सामने से पता चला कि आपने फ्रॉड किया है, आपने 30 दिन में चुपचाप पैसे दे दिए तो पेनल्टी लगेगी 25%। ड्यूज पेड आफ्टर 30 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर आ चुका है, पैसे सबमिट करो, उसके बाद 30 दिन में पैसे अगर दे दिए होते तो ये 25% पेनल्टी में आप छूट जाते। अब आपने नहीं भरे तो क्या होगा, पेनल्टी का अमाउंट बढ़ जाएगा 50%। ठीक है, तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आपका नॉन कंप्लायंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, पेनल्टी का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। वो वेलकम पिक्चर देखिए आप, उसमें वो सीन याद है, वो परेश रावल की दुकान पे रिकवरी करने आता है अनिल कपूर, तो फोन पे पैसे कम मांगता है, फिर आता है तो पैसे बढ़ा देता है। तो ये कुछ वैसा है कि अब सामने से आप पैसे दे दो तो पैसे कम लगेंगे, बाद में अब जो रिकवरी करने वो लोग आएंगे तो पैसे ज्यादा लेंगे, तो जितना आप डिले करोगे ना उतना पेनल्टी का अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट केस है एनी अदर केस, उसमें बोला है कि पेनल्टी में एक्सटेंड अप टू 100%। 50 तक तो चले गए थे और आप डिले करते जाओ तो किसी पॉइंट पे 100% तक भी जा सकती है। तो जितना आपका टैक्स का पैसा बाकी होगा वो सीधा लायबिलिटी आपकी हो जाएगी डबल। फिर चलो, अब टाइम लिमिट जो यहाँ पे आपको मैंने सॉल्व कराई, वैसे एग्जांपल यहाँ पे भी दे रखा है 5 years और 6 months वाला, तो इसमें डेडलाइन सारी मेंशन कर रखी है और आपने ऑलरेडी ये वाले पॉइंट्स देख ही लिए सारे, इसमें सब कुछ कवर हो चुका है। अच्छा ठीक है, दिस इज 74। नीचे कंपेरेटिव एनालिसिस भी है और इजी कर दिया, 73 और 74 थियरी वाइज दे भी रखा है, आपको कंपेयर करना है तो वहां से भी कर सकते हो। बोलो आप कोई कंफ्यूजन, समझ आया, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इन दोनों के बदले नया सेक्शन आ गया है 74 कैपिटल ए, टाइटल पूरा सेम है, सिर्फ इतना ही बोला है यहाँ पे भी टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरनियसली रिफंडेड, आईटीसी रॉन्गली अवेड, यूटिलाइज, सब कुछ है। फॉर एनी रीजन, टाइटल में देखो चेंज, फॉर एनी रीजन, वहां लिखा था फॉर एनी रीजन अदर देन फ्रॉड, फॉर एनी रीजन लाइक फ्रॉड और समथिंग, यहाँ बोला है फॉर एनी रीजन। तो इससे समझ में आ रहा है कि रीजन फ्रॉड हो या एरर हो, सेक्शन अब एक ही है, मर्ज कर दिया उसको। और फाइनेंशियल ईयर 24-25 से ये सेक्शन एप्लीकेबल है, ये आपके सामने। अब 74A एग्जैक्टली बोल क्या रहा है, इसमें भी चीजें तो उसी फॉर्मेट पे जाने वाली जो अपन देखते हुए आए थे, फॉर्मेट समझ लेते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा समराइज करके रखा हुआ है विद थियरी, तो आपके लिए उसको समझना इजी होगा। और नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे तो पेनल्टीज का ये टेबल भी बना के रखा होगा, तो ये सारी चीजें देख लेते हैं। पहले थियरी देखते हैं फिर पेनल्टी पे जाएंगे। बिलो इज अ समरी, यूनिफाइड स्कोप, सेक्शन 74A covers all cases of tax not paid, short paid, erroneously refunded, or ITC wrongly availed or utilized. Unlike previous years, the tax officer no longer needs to decide if there was fraud or suppression just to issue a notice. One common section now applies to everyone. पहले क्या होता था, अगर किसी को फ्रॉड का नोटिस भेजा 74 में तो असेसी बोलता था सर फ्रॉड नहीं था, मिस्टेक थी। ठीक है, वो अभी रील नहीं चल रही थी, मालिक थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, कुछ वो सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, कि ये भाई मिस्टेक हुआ है, फ्रॉड नहीं है। तो लोग फ्रॉड को एरर गिनवाने के चक्कर में फाइट करते थे, फिर मैटर जा रहा है आपका ट्रिब्यूनल में, फिर वहां पे केस चल रहा है, फिर वो सॉल्यूशन लाने में दिक्कत हो रही है, ये सब इशू था। तो ऑफिसर कंफ्यूजन में रहता था कि यार इसको 73 में मानूं या 74 में। अब आप ऑफिसर हो तो आप पहले क्या मानोगे, 73 का एरर मानोगे या 74 का फ्रॉड? आप तो पहले फ्रॉड का ही चार्ज लगाओगे कि तुम लोग सब ऐसे ही करते, जानबूझ के पैसे नहीं देते, ऐसी कैसी गलती होगी, ये तो फ्रॉड ही है। तो पहले ऑफिसर तो फ्रॉड का ही नोटिस भेजेगा, प्रेशर डालेगा तो पैसे आएंगे ना, उसको पता है एरर है, लेकिन जानबूझ के फ्रॉड का नोटिस डाल के आपको डराएगा।
फिर आप मानोगे नहीं कि यार एरर है तो मैं फ्रॉड वाले चार्ज में क्यों काउंट हूँ, पेनल्टी क्यों भरूं। तो पेनल्टी ना भरने के चक्कर में आप ट्रिब्यूनल में फाइट करोगे तो ट्रिब्यूनल के केसेस बढ़ जाते हैं। फिर ट्रिब्यूनल के ऊपर है, अब आप डिसाइड करो सर ये एरर है कि फ्रॉड है। अरे तुम लोग क्या करते हो, हम लोग यही सब काम करते रहेंगे, तुम्हारा एरर वर्सेस फ्रॉड का ही कैलकुलेशन करते रहे। अब बोला सेक्शन ही मर्ज कर दो, झंझट ही खत्म कर दो, ना एरर ना फ्रॉड, जो भी है एक ही सेक्शन में नोटिस भेजना है। तो ऑफिसर आपको परेशान नहीं करेगा, आप ट्रिब्यूनल को परेशान नहीं करोगे, जो नोटिस आएगा सेम सेक्शन में आएगा। दूसरा, टाइमलाइन जो है वो स्टैंडर्डाइज कर दी, जैसे यहाँ नहीं था 3 साल 5 साल, फिर उसके सामने बोल दिया उन्होंने 3 महीने और 6 महीने, वो सब यहाँ पे झंझट खत्म कर दिया। द सेक्शन इंट्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म डेडलाइंस फॉर बोथ फ्रॉड एंड नॉन फ्रॉड केसेस टू सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन। Issuance of show cause notice, देखें, the proper officer must issue the notice within 42 months from the due date of the annual return for the relevant financial year or the date of erroneous refund. शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए जो डेडलाइन है वो कितनी कर दी, 42 मंथ्स। कहाँ से काउंट होगी, जैसे अपना ये जो केस था ये तो ईयर ही चेंज हो जाएगा, बट अगर ऐसे रेफरेंस के लिए आपको बताना हो तो अपना ये फाइनेंशियल ईयर था, ये इसकी ड्यू डेट थी, यहाँ से 42 मंथ्स 3.5 ईयर्स के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस इशू करना है। इसमें ना रिवर्स जा रहे थे, पहले बोले एडजुडिकेशन 5 साल में होगा, नोटिस 6 महीने पहले इशू कर देना, तो यहाँ जाके फिर वापस लेके आना है। इसमें बोला नहीं, सीधा सीधा यहाँ से गिनो 3.5 साल, 42 मंथ्स के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस इशू हो जाना चाहिए। अब इसको टाइमलाइन की तरह आपने अगर बना ले तो FY जो है वो होगा 24-25, इसकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 2025 31 दिसंबर, ठीक है। यहाँ से 3.5 ईयर्स बोलो, कन्वर्जन भी करके दिया उन्होंने, ठीक है, 42 मंथ्स, दोनों में से कुछ भी ले लो। ये डेडलाइन है टू इशू शो कॉज नोटिस। पॉइंट क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। दूसरा, ऑर्डर पास करने के लिए द फाइनल ऑर्डर मस्ट बी इशूड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। ये भी सीधा सीधा बोल दिया, रिवर्स घुमा के नहीं लेके आ रहे। बोला यहाँ से अगले 12 महीने में जो है एडजुडिकेशन हो जाना चाहिए। एडजुडिकेशन बोलो या डिमांड ऑर्डर बोलो, वो इशू हो जाना चाहिए। तो डिपार्टमेंट के पास आपको नोटिस भेजने के बाद 12 महीने का टाइम रहेगा प्रोसीजर करने के लिए, कि आप रिप्लाई दे दो, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। काफी सिंप्लीफाई कर दिया। पीछे वाले में सब रिवर्स जा रहा था, पहले 3 साल आगे गए 3 महीना पीछे है, 5 साल आगे गए 6 महीना पीछे है। मतलब सीधा सीधा बता दो ना, सीधी लाइन में चलो, पहले 3.5 साल में नोटिस देना है, उसके बाद 12 महीने में एडजुडिकेशन कंप्लीट करना है। अच्छा, 12 महीने में एडजुडिकेशन कंप्लीट ना हो पाए तो एक्सटेंशन का प्रोविजन भी डाल दिया, कितना, फर्दर 6 मंथ्स। कुछ बोला है किसी से परमिशन लेनी है, ऐसा कुछ? बाय सीनियर ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर और अबव। तो ये जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर के लेवल के ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ही ये 6 मंथ्स का एक्सटेंशन प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए मिल पाएगा। बोलो, बात समझ आ रही? ये है आपका 74A सिंप्लीफाइड। बोलो, कुछ नहीं समझ आया वहां तक? अब क्लियर है पूरा? चलो, और क्या बचा इसमें वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा बोल रहे हैं, एक मॉनेटरी थ्रेशोल्ड है यहाँ पे,
बोला 74A का नोटिस भेजना हो तो जो टोटल अमाउंट बनता है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वो कम से कम 1000 रुपये तो होना चाहिए। 1000 रुपये से छोटे अमाउंट के लिए डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मतलब शोभा नहीं देता ना उनके लेवल पे। 1000 रुपये के लिए क्या कलेक्शन कर रहे हो, नोटिस भेज रहे हो, इतना खर्चा, इतना तो वैसे ही डिपार्टमेंट का टाइम और एफर्ट ही वेस्ट हो जाएगा। 1000 रुपये छोटा अमाउंट है तो जाने दो, ठीक है, तो आपको नोटिस नहीं आएगा। और आय और अमाउंट इतना छोटा होता है सामने उनको ये प्रोविजन बता देना, सर कहाँ छोटे मोटे रिकवरी कर रहे हो, बड़े असेसी को ढूंढो ना। 1000 रुपये के लिए इतनी मेहनत वो सामने से ही नहीं करेंगे, वैसे तो वो पता होता है। देखो डिपार्टमेंट में यहाँ पे जीएसटी में भी, इनकम टैक्स में भी ऐसा होता है, इनकम टैक्स वालों को पता होती है कौन कितनी चोरी कर रहा है, सरकार को भी पता होती है कौन कितनी चोरी कर रहा है, बट पकड़ते उसको है जहाँ पे उनकी मेहनत का उनको कुछ मिले। अब आप अगर 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख की चोरी कर रहे हो और इनकम टैक्स में आपका रिटर्न सबमिट होता है तो उनको देख के मालूम पड़ती है कि हाँ इसने इतना इतना तो घपला किया है, पर अगर इसे रिकवरी करने जाएंगे तो मैक्सिमम इतनी ही रिकवरी हो पाएगी। मतलब 1-2 लाख के लिए कौन मेहनत करेगा। कोई ऐसा असेसी ढूंढो जिसने 2-4 करोड़, 5 करोड़ का कुछ घपला किया हो कि भाई हमारी टीम जाए उसके यहाँ रेड करे। सुबह सुबह 5 बजे आते हैं, नींद खराब करके जाओ ₹1,00,000 के लिए। 5 करोड़ का मामला हो तो समझ भी आता है, और एक इंसान की नींद तो खराब हो नहीं रही है, इतने सारे ऑफिसर्स आते हैं, फिर उसके बाद सारा जो है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होती है, आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, चीज़ों को ढूंढना पड़ता है, तब जाके कुछ मिलता है, फिर रिकवरी होती है। तो अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा तो ही रिकवरी करेंगे ना। तो छोटी मोटी चोरी के पीछे वो भागते भी नहीं, उनको पता भी है कि चोरी कर रहे हैं, करने दो, अपने टाइम की ज्यादा वैल्यू है, लिमिटेड टाइम है, मैक्सिमम रिकवरी करनी है, तो बड़ी मछली को पकड़ो, छोटी छोटी आजू बाजू से निकल जाती है, उनको जाने दो, ये वैसा होता है। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिकली चीजें वैसी ही वर्क करती है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्होंने वो हिंट आपको दे भी दिया है कि ज्यादा अगर चोरी करने का मन कर भी रहा हो तो 500-1000 की कर ले, उससे ऊपर की मत करना, उतनी हम चला लेंगे। पेनल्टी का स्ट्रक्चर तो डिपेंड करता है, वो नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा। और देखो पेनल्टी स्ट्रक्चर में डिवीजन वैसे ही किया है जो पहले था, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बट सेक्शन एक ही है जिसमें नोटिस आपको कॉमन आएगा। फिर इंक्वायरी में क्या प्रूव होता है, आपके शो कॉज नोटिस के जवाब से क्या समझ आता है कि एरर था या फ्रॉड था, फिर उसके बेसिस पे लास्ट में पेनल्टी इस हिसाब से लगाएंगे। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि हम फ्रॉड करो या एरर करो पेनल्टी सेम ही लेंगे, उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि ऑफिसर जो आपको कंफ्यूजन में रहता था कौन से सेक्शन में नोटिस दूं, वो पहले से जज करना पड़ता था उसको कि एरर है कि फ्रॉड है, वो जज करने वाला पार्ट खत्म। नोटिस एक ही सेक्शन में आएगा 74A। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से क्या सामने आता है उस बेसिस पे लास्ट में डिमांड ऑर्डर जब इशू करेंगे तब डिसाइड करेंगे कि इसको फ्रॉड माना जाएगा या एरर माना जाएगा। तो ये फेयर है, दोनों पार्टीज के लिए फेयर हो गया ना वैसा। अच्छा पेनल्टीज आप देख लो को चेंज किया है, टाइम लिमिट चेंज कर दी, जो पीछे था ना 30 डेज के अंदर पे कर दिया तो वो 30 के बदले कितना हो गया 60। पेनल्टीज के रेट्स में कुछ चेंज है, वो तो सेम ही है ना। हाँ तो स्ट्रक्चर पूरा सेम है, सिर्फ 30 के बदले 60 कर दिया, उतना ही फर्क रहेगा वैसा। क्या हो गया? नहीं, सेकंड और थर्ड में एक में नोटिस एक में ऑर्डर। हाँ एक में नोटिस है एक में ऑर्डर है। एक होता है शो कॉज नोटिस, आते ही आपने पैसा दे दिया 60 डेज में तो 25% में छूट गए। फिर मैंने आपको पिछले केस में बोला कि डिमांड ऑर्डर आया है कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो गई, इतने पैसे भेज देना, उसके 60 डेज में अगर आपने पैसा दे दिया तो 50% पेनल्टी, और अगर उसके 60 डेज के बाद आप पैसा दोगे तो 100% पेनल्टी। प्रोसेस है ना, पहले शो कॉज नोटिस इशू किया मतलब डिपार्टमेंट को डाउट हो गया कि आपने फ्रॉड किया, तो शो कॉज नोटिस आया। अब आपने सोचा शो कॉज नोटिस के सामने बहस करूं कि सरेंडर कर दो, आपने सरेंडर कर दिया, बोले सर पैसे ले लो, तो शो कॉज नोटिस के 60 डेज में आपने सामने से पैसे दे दिए, तो फिर वहां पे आपकी जो पेनल्टी है वो 25% पे रुक गई। आप वहां पे नहीं रुके, बोले नहीं नहीं हमने तो कुछ नहीं किया है, ऐसा है वैसा है, गोल गोल बातें घुमा रहे हो। अब उनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, 12 महीने वाली इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, प्रूव हो गया आपने फ्रॉड किया, अब आया डिमांड नोटिस पैसे भरो। अब जब आप पैसे भरोगे तो उनकी मेहनत बढ़ गई ना, पहले से आप सामने से अगर सरेंडर कर देते तो 25% लगती, अब उनकी मेहनत आपने बढ़ा दी तो 25 का कितना हो गया 50 हो गया। अब डिमांड ऑर्डर आने के भी 60 डेज में चुपचाप पैसे भर दिए कि अब तो कोई आर्ग्यूमेंट बचा ही नहीं है, तो ठीक है। अब आप अननेसेसरी डिले कर रहे हो, 60 डेज हो चुके हैं, पैसे मांगे हुए पैसे भेजे नहीं, तो पेनल्टी बढ़ा के कितनी कर दी सीधा 100%। तो जितना आप डिले करके उनसे मेहनत कराओगे उतना आपका खर्चा जो है वो बढ़ता जाएगा। वो अपना मजनू भाई वाला ही केस है ना। चलो तो ये स्कीम हो गई, नोट में वही बोला है 30 डेज के ड्यूरेशन को बढ़ा के 60 कर दिया। तो ये आपके अमेंडमेंट के साथ पूरा प्रोविजन कंप्लीट हुआ, जैसे 74A।